हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का संसारम पे। हमारे इस बैच के अंदर बच्चे, ये जो CSIR नेट के लिए मिशन JRF बैच बच्चे, उसके अंदर आज हमारा अगला सेशन है। काफी सारे सेशन हमारे हो चुके हैं। यूनिट नंबर 11 हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि नए सिलेबस के अंतर्गत आप सभी को इस बार आपके सिलेबस में शामिल करी गई है। तो बच्चे, आज इस यूनिट नंबर 11 के अंतर्गत टॉपिक हमारा क्या रहने वाला है। टॉपिक आपका, आई थिंक, अगर मैं अपने हिसाब से कैलकुलेशन करूं तो मेरी कैलकुलेशन में द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का बच्चे रहने वाला है। यहां से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, और इवनली मैं आपको ये बताता हूं कि क्वेश्चन तो मिलेंगे मिलेंगे देखने, लेकिन यहां आप जो आज पढ़ने वाले हो ना, कई सारे यूनिट के अंदर बहुत सारे टॉपिक और सब टॉपिक का बेसिस रहने वाला है। बहुत सारे सब टॉपिक और टॉपिक का बेसिस रहने वाला है। यही फाउंडेशन आपका तैयार करेगा बच्चे, और इसको दोनों ही लैंग्वेज के अंदर इतने शानदार तरीके से, इतने सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। ये सेशन आप पूरा देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई पढ़ाया कैसे जाता है और सीखा कैसे जाता है। आ जाओ भाई, आज का हमारा जो टॉपिक है यूनिट नंबर 11 के अंतर्गत, ये अपना पार्ट नंबर ई है भाई। यूनिट नंबर 11, मैंने आपको कहा था यूनिट नंबर 11 आपकी 7 पार्ट, 7 भागों में विभाजित है। ABCD इस प्रकार करके 7 भागों में विभाजित है। उन 7 भागों में से ये हमारा आज 5वां भाग है। 5वां भाग है जिसको हम लोग शुरू कर रहे हैं मेरे भाई। आ जाइए सर। इस पार्ट का नाम क्या रहेगा आपका सर? क्लासिफिकेशन एंड कंपैरिजन ऑफ प्रोटीन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स। यानी प्रोटीन की जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स हैं, उनका वर्गीकरण और उनको कंपैरिजन करना, उनकी तुलना करना। देखो भाई, यहां पर जो टॉपिक का नाम आप सभी के सामने लिखा हुआ है ना, इसके अंतर्गत मुझे 2 चीजें दिखाई दे रही हैं। एक तो मुझे दिखाई दे रहा है कि भाई अपने को पढ़ना क्या है सर? अपने को प्रोटीन जो है ना, उस प्रोटीन की मेरे भाई 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर पढ़नी है। ओके सर, ये क्या होती है? देखो मेरे भाई, प्रोटीन की जो निर्माण की शुरुआत होती है ना, वो एक अमीनो एसिड से होती है। बहुत सारे अमीनो एसिड आके जुड़ते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं। बहुत सारे जब अमीनो एसिड एक साथ जुड़ जाते हैं तो वो फोल्ड हो जाते हैं। फोल्ड होकर के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है सर। उसी प्रोटीन की जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हैं, अलग अलग अमीनो एसिड से अलग अलग प्रकार के प्रोटीन बनते हैं, उनको कंपैरिजन किया जाएगा। और सर उनका क्लासिफिकेशन अलग अलग फैमिलीज के अंदर, अलग अलग उनको वर्गों के अंदर, कैटेगरी में बांटा जाएगा, और कैटेगरी के हिसाब से उनके फंक्शंस का प्रेडिक्शन जो हम करेंगे, वो चीजें यहां पर देखी जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको प्रोटीन की हायरार्की, अब कहोगे सर हायरार्की क्या है? कभी ना कभी आपने पदानुक्रम सुना होगा, कभी आपने अगर क्लासिफिकेशन का टॉपिक पढ़ा है आपने, जैसे एनिमल किंगडम पढ़ा था आपने, प्लांट किंगडम पढ़ा था, है ना, जंतु जगत, पादप जगत, ऐसे आपने टॉपिक्स पढ़े थे। वहां भी एक शब्द यूज किया गया था, हायरार्की या हिरार्की, जिसको हम सही प्रोनाउंसिएशन में बोलते हैं। हायरार्की हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे यही टर्म यूज करते हैं, तो इसलिए मैंने ऐसा बोला। हिरार्की उसके लिए एग्जैक्ट टर्म होता है, प्रोनाउंसिएशन की बात करूं तो मैं। ओके सर, तो अभी मैं उसके ऊपर नहीं जाता हूं। मैं उसके ऊपर तब जाऊंगा जब पहले मैं आपको इस कंसेप्ट का फाउंडेशन बना दूंगा। पहले मैं इस कंसेप्ट का फाउंडेशन बनाता हूं, फिर आपको मैं एक एक सब टॉपिक लेके चलूंगा। ये तो मैंने पूरे आपके पार्ट नंबर 5 का नाम लिख दिया कि भाई ये नाम है, लेकिन इसके अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक्स और बहुत सारे सब टॉपिक्स आते हैं। सबको पढ़ाऊंगा बच्चे। आ जाओ, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेरा काम है कि आपको मैं प्रोटीन की जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, इससे एक बार अवगत करवा दूं, इससे एक बार अवेयर करवा दूं बच्चे। आइए सर, कर लेते हैं। देखो भाई, प्रोटीन की 3 डायमेंशनल संरचना या स्ट्रक्चर से मेरा मतलब है कि प्रोटीन के जो सभी परमाणु है ना, सभी एटम्स, वो त्रिआयामी यानी 3 डायमेंशनल स्पेस में किस प्रकार व्यवस्थित हैं। प्रोटीन के जितने भी एटम्स हैं, जितने भी यूनिट्स हैं, जितने भी अमीनो एसिड हैं, वो इस 3 डायमेंशनल स्पेस में कैसे अरेंज हैं, ये होता आपका 3D स्ट्रक्चर। अच्छा, अब सर क्यों पढ़ते हैं? देखो, किसी भी प्रोटीन जो है ना, उसका क्या काम होगा? वो केवल उसके अमीनो एसिड के सीक्वेंस पे नहीं, बल्कि उसके सही फोल्डिंग और 3 डायमेंशनल शेप पर बहुत अधिक निर्भर करता है। यानी मैंने कहा भाई, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर क्यों पढ़ रहे हैं?
क्योंकि मेरे भाई कोई भी प्रोटीन अपना जो भी फंक्शन करेगा, जो भी काम करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि उसके अंदर कौन कौन से अमीनो एसिड हैं। अक्सर तो हम यही सोचते आए हैं कि जैसे जैसे अमीनो एसिड से कोई प्रोटीन बनेगा वैसे ही फंक्शन करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी प्रोटीन फंक्शन दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो अमीनो एसिड कौन से, ये तो है ही, 40% तो इसी पे डिपेंड करेगा, लेकिन 60% डिपेंड करता है कि प्रोटीन की 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कैसी है, कैसी शेप है उसकी, इस पे डिपेंड करेगा। इसलिए हमने इस टॉपिक को इतने महत्वपूर्ण लेवल पे लेकर के आए हैं। चलो, दो बात तो समझ में आई आपको कि सर हम पढ़ने क्या वाले और क्यों पढ़ने वाले हैं। अब देखो इस बात को समझो, प्रोटीन की 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है ना, इनका क्लासिफिकेशन क्यों किया जाता है, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक जो है, टॉपिक के अंदर दो बातें हैं। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन की, उनका क्लासिफिकेशन देखना है हमें। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आज ये कि सर क्लासिफिकेशन देखना, जो जैसा कि आपका इस पार्ट का नाम लिखा हुआ था। क्यों किया जाता है? देखो भाई, जो आपके पास में प्रोटीन डेटा बैंक यानी कि पीडीबी, ये क्या है सर? अगर बेटा आपने इस यूनिट के पिछले 4 पार्ट पढ़ लिए हैं तो आपकी टिप्स पे होगा कि सर क्या चीज होती है। अभी मैं आपको बता दूं, प्रोटीन डेटा बैंक यानी प्रोटीन के बारे में एक्सपेरिमेंट करके हमें आज तक जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली है, हमने डिजिटल फॉर्म में उनको स्टोर कर दिया है। उसी को बोलते हैं प्रोटीन के डेटा बैंक है। वो प्रोटीन का डेटा जहां पे स्टोर है, पैसे स्टोर होते हैं तो हमारा करेंसी बैंक होते हैं। ऐसी प्रोटीन की स्ट्रक्चर के बारे में जो डेटा स्टोर है डिजिटल फॉर्म में, वैश्विक तौर पे स्टोर है बच्चे, तो उनको प्रोटीन डेटा बैंक बोलते हैं। तो भाई प्रोटीन डेटा बैंक यानी पीडीबी में बहुत बड़ी संख्या में प्रोटीन की स्ट्रक्चर की आपकी जानकारी उपलब्ध है। इन सारी स्ट्रक्चर को व्यवस्थित रूप से समझने के लिए उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। समझ गए ना बात को? प्रोटीन डेटा बैंक में बहुत सारी जानकारियां हैं प्रोटीन के विषय में, और भाई ये सारी जानकारियां जो है ना, इन जानकारियों को व्यवस्थित रूप में समझने के लिए हमें क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। प्रोटीन को उनके फंक्शन के आधार पे, स्ट्रक्चर के आधार पे अलग अलग कैटेगरी के अंदर बांटना पड़ेगा। ओके सर। अब ये जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं, प्रोटीन को जो हम क्लासिफाई करते हैं, वर्गीकृत करते हैं अलग अलग फैमिलीज के अंदर, अलग अलग कैटेगरी में, उसकी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के आधार पे या फंक्शन के आधार पे, उससे हमें क्या पता लगता है? हमें यह पता लगता है कि भाई अगर हमने क्लासिफिकेशन कर दिया तो आपको पता लग जाएगा कौन कौन से प्रोटीन स्ट्रक्चर के हिसाब से सेम है, किस प्रोटीन का इवोल्यूशन सेम जगह से हुआ है, किस प्रोटीन का इवोल्यूशनरी ओरिजिन समान है। मतलब प्रोटीन जो बने हुए हैं आज आपके पास में, हो सकता है सर कि बहुत समय पहले आज आपको 2 प्रोटीन दिख रहे हैं, लेकिन हो सकता है दोनों ही प्रोटीन किसी एक ही जीन से बने हो सकता है कि समय के साथ उनमें परिवर्तन आ गया हो, इसलिए आपको आज वो अलग अलग दिख रहे हो। अब कहोगे सर हमें ये पता करके क्या बेनिफिट मिलेगा कि एक ही जीन से बने हैं या फिर अलग अलग जीन से बने? भाई अगर एक ही जीन से कोई चीज बनती है ना, तो आगे चल के हमारी बॉडी के अंदर उनके फंक्शंस में भी कोई सिमिलरिटी मिलती है, समानता मिलती है, और इससे हमें उनके फंक्शन का प्रेडिक्शन करने में, उनका क्या काम होगा हमारी बॉडी में, उसकी भविष्यवाणी करने में हमें सहायता मिलती है। किन प्रोटीन्स का कार्य समान हो सकता है? हमारे नेचर में कितने प्रकार के प्रोटीन की फोल्डिंग पाई जाती है, प्रोटीन के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाने के कितने तरीके पाए जाते हैं, है ना, और इवोल्यूशन के दौरान प्रोटीन की स्ट्रक्चर में क्या क्या परिवर्तन हुए, ये सारी बातें हमें जानने में सहायता मिलती है। किससे? अगर हम प्रोटीन्स को क्लासिफाई करते हैं अलग अलग कैटेगरी में। अब मेरे भाई, ये जो अभी तक मैंने आप सभी को बताया था, उसके आधार पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। प्रोटीन की स्ट्रक्चर उसके अमीनो एसिड सीक्वेंस की कंपैरिजन में इवोल्यूशन के दौरान अधिक कंजर्व रहती है। ठीक है सर, अर्थात 2 प्रोटीन्स के अमीनो एसिड सीक्वेंस काफी अलग हो सकते हैं, फिर भी उनकी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर समान हो सकती है। मतलब अमीनो एसिड की सीक्वेंस की तुलना में उनके इवोल्यूशन के दौरान ज्यादा, उनके इवोल्यूशन के दौरान अधिक कंजर्व होती है। मतलब स्ट्रक्चर की बात हो रही है, स्ट्रक्चर की बात हो रही है मेरे भाई। देखो, जब भी आप किसी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर पढ़ते हो ना, तो प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना है, वो स्ट्रक्चर, वो संरचना, जैसे प्रोटीन की अगर मैं बात करूं तो एक तो अमीनो एसिड है, किसी प्रोटीन के अंदर बहुत सारे अमीनो एसिड हैं, तो भाई ये जो स्ट्रक्चर है ना अमीनो एसिड से बनी हुई, ये भविष्य में बदल सकती, कंजर्व हो नहीं, जरूरी नहीं कि हमेशा कंजर्व रहे, लेकिन इवोल्यूशन के आधार पे, यानी कि इवोल्यूशन का मतलब है कि हो सकता है कि जो जो प्रोटीन आज आप देख रहे हो वो एक ही जीन के द्वारा बनाए गए हो किसी समय पर, तो इवोल्यूशन के आधार पे जो स्ट्रक्चर होती है ना,
वो आपकी ज्यादा कंजर्व होती है, मतलब वो लंबे समय तक उसके अंदर प्रोटीन के अंदर मिलेगी और उसके आधार पर जो फंक्शंस हैं वो प्रोटीन करता मिलेगा। अमीनो एसिड सीक्वेंस का क्या है सर, वो तो बदल सकती है, वो ज्यादा कंजर्व नहीं है, वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलने वाली चीज नहीं है। समझ गए बात को? ठीक है सर। अभी इस बात के ऊपर आप थोड़ा सा और रुक जाओ, आपको और बेहतर समझ में आएगा। ये लो भाई, ये पहला सब टॉपिक यहां से शुरू होता है। अभी तक मैंने जस्ट आपको ये बताया कि इस पार्ट के अंदर हम लोग पढ़ने के वाले हैं, यहां पर सर हम लोग प्रोटीन के क्लासिफिकेशन को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सर जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो पहला टॉपिक हमारा क्या शुरू होता है? पहला टॉपिक बच्चे आपका शुरू होता है यहां से, हाई, आपका ये हायरार्की, या अगर सही प्रोनाउंसिएशन बोलोगे तो हेरारकी, सही प्रोनाउंसिएशन बोलोगे तो हेरारकी। तो ये आपका हेरारकी किसकी? प्रोटीन स्ट्रक्चर की, यानी प्रोटीन संरचना के विभिन्न स्तर। हिरारकी का मतलब स्तर। जैसे आपने 10वीं क्लास, 12वीं क्लास, ग्रेजुएशन, मास्टर्स में आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा, टेक्सोनोमी बोलते हैं, क्लासिफिकेशन ही दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है। उसमें आप लोग क्या पढ़ते हो? उसमें आप लोगों के द्वारा अक्सर एक चीज पढ़ी जाती है कि भाई हम, ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स है ना हमारे आसपास, अगर इन सारे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्लासिफाई करें, अगर इन सारे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्लासिफाई करें, इनको अलग अलग कैटेगरीज के अंदर वर्गीकृत करें, तो सबसे बड़ी कैटेगरी बनती है सर किंगडम। जैसे मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम, है ना, फंजाई हो गया आपका, प्लांटी हो गया, एनिमेलिया हो गया, ऐसे बहुत सारे किंगडम बनते हैं, आपने ऐसा पढ़ा है। ऐसे ही अगर हम प्रोटीन्स को भी क्लासिफाई करें तो उसके अंदर भी ऐसे ही कई प्रकार की कैटेगरीज आपको देखने को मिलेगी। प्रोटीन्स को भी आप क्लासिफाई करोगे मेरे भाई तो आपको कई प्रकार के कैटेगरी आपको देखने को मिलती है। जैसे वहां पर हमने क्या क्या 5 कैटेगरी में बांट दिया, जैसे एनिमेलिया किंगडम हो गया, एनिमेलिया किंगडम को हमने और आगे चल के और छोटी छोटी कैटेगरी में बांट दिया, जिनको आप लोग फाइलम कहते हो। फाइलम को आपने और छोटी छोटी कैटेगरी में बांट दिया, जिनको आप लोग क्लास कहते हो। फिर क्लास को और छोटी छोटी कैटेगरी में बांट दिया, आप ऑर्डर कहते हो। फिर है ना, फैमिली होती है, फिर जेनेरा होता है, फिर स्पीसीज। ऐसे आपने सबसे बड़ा लेवल किंगडम, उससे छोटा फाइलम, ऐसे करते करते आपने विभिन्न स्तर बना दिए, आपने सारे ऑर्गेनिजम्स को कैटेगरियों में बांट दिया। सेम टू सेम वैसे ही प्रोटीन जो है ना, प्रोटीन को भी हम क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं अलग अलग कैटेगरियों के अंदर। कुछ बड़ी कैटेगरी है, उसके अंदर छोटी छोटी कैटेगरी आती हैं। तो ये जो आपका स्तर है ना, ये क्लासिफिकेशन के जो स्तर हैं, उसी के लिए एक शब्द यूज किया जाता है, हिरार्की बोलते हैं इसको। तो प्रोटीन को भी स्ट्रक्चर के आधार पर हम अलग अलग स्तर में बांटते हैं। कोई प्राइमरी प्रोटीन बोल दिया, कोई सेकेंडरी बोल दिया, यानी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इस प्रकार से हम क्लासिफाई करते हैं मेरे भाई। तो देख लीजिए लिखा क्या है, ये आप सभी के लिए पढ़ने पढ़ाने के लिए। प्रोटीन जो है एक सीधी अमीनो एसिड से बनी हुई चेन के रूप में बनता है। ठीक है सर, बहुत सारे अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, बहुत सारे अमीनो अम्ल बनते हैं, सीधी चेन के रूप में बनता है। लेकिन फंक्शनल प्रोटीन बनने के लिए ये चेन कई स्तरों पे फोल्ड हो जाती है। फंक्शनल प्रोटीन जब बनना होता है तो ये जो चेन है ना मेरे भाई, ये चेन क्या होती है सर, इस चेन में कई जगह पे फोल्ड आ जाते हैं, ऐसे फोल्ड आ जाते हैं। समझ गए बात को? कई जगह पे क्या आ जाते हैं सर, फोल्ड, वलय पड़ जाते हैं। वलय फोल्ड होती है तभी फिर अपना फंक्शनल प्रोटीन का मतलब है कि फोल्ड होने के बाद में अलग अलग जगह से तभी ये अपना काम करना शुरू करती है सर। फोल्ड पड़ने के बाद में ही सर ये अपना काम करना शुरू करती है। ठीक है, इस स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए प्रोटीन की स्ट्रक्चर को हमने मुख्य रूप से 4 स्तर में, 4 लेवल में बांटा है। एक होती है प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन की, एक होती है बच्चे सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन की, एक होती है सर टर्शियरी स्ट्रक्चर, एक होती है सर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, है ना। तो ऐसे 4 लेवल में बांटा है कि प्रोटीन को हमने क्लासिफाई कर दिया भाई, कुछ प्रोटीन प्राइमरी होते हैं, फिर सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी, ऐसे करके 4 प्रकार के प्रोटीन हो गए। ओके, अब ये जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर की हायरार्की हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके अंतर्गत अब इन्हीं सारी की सारी स्ट्रक्चर्स को हमें पढ़ना है, इन्हीं सारी की सारी संरचनाओं को हमारे द्वारा अध्ययन करना है। सबसे पहले बात आती है मेरे भाई प्राइमरी स्ट्रक्चर, यानी प्राथमिक संरचना के विषय में। ठीक है, सबसे पहले बात आती है सर प्राइमरी स्ट्रक्चर या प्राथमिक संरचना के विषय में। किसी प्रोटीन में अमीनो एसिड जिस भी निश्चित सीक्वेंस में पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, उस क्रम को प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। मतलब क्या है सर, सीधी सी बात है भाई, देखो प्रोटीन के अंदर जो अमीनो एसिड जुड़े होते हैं उसको
किस फोर्स के द्वारा जुड़े होते हैं? सिंपली आप कहोगे सर एक बॉन्ड होता है जिसको पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है। अब ये पेप्टाइड बॉन्ड डायग्रामेटिकली कैसा होता है वो भी सिखाऊंगा आपको। अभी एक बार ये समझ लो कि सर सबसे सिंपल जो है प्रोटीन वो प्राइमरी प्रोटीन होता है, यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की। इसका मीनिंग ये है कि सीधे 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 जैसे NH2, La, ग्लाई, वेल, ये क्या है? ल्यू, सेर, लिस, क्या है ये अमीनो एसिड के नाम है। जैसे एलानिन हो गया, है ना, ग्लाइसिन हो गया, वेलिन हो गया, ल्यूसिन हो गया, सेरीन हो गया, ये अमीनो एसिड के नाम है। अभी रटने की आवश्यकता नहीं, इनकी मैं आपको एक ऐसा व्हील बताऊंगा, एक चक्कर बताऊंगा बच्चे। वो चक्कर अगर आपने पक्का कर लिया ना तो आपको कभी भूलने वाले नहीं हो। तो मैंने कहा आपको कि भाई प्राइमरी प्रोटीन का मतलब होता है जिसके अंदर अमीनो एसिड ऐसे जुड़े हों, एक सीक्वेंस में, एक लाइन में सिंपली जुड़े होते हैं। और जब भी कोई आपका प्रोटीन बनता है तो उसमें आपको दो खास बातें याद रखना। जैसे कि मान लो ये प्रोटीन आपका बना हुआ है तो उसके अंदर एक तो COH ग्रुप जुड़ा मिलेगा, एक ये अमीनो एसिड ग्रुप जुड़ा मिलेगा, बाकी कार्बन की कोई भी चेन हो सकती है, डजेंट मैटर। ये दो ग्रुप जरूर जुड़े होते हैं मेरे भाई। जैसे देखो यहाँ पर COOH और ये अमीनो ग्रुप जुड़ गया आपका, तो ये पहचान होती है। ठीक है, तो अब अमीनो एसिड तभी तो कहा जाता है इनको, अमीनो एसिड कहा जाता है। तो ये प्रोटीन आपका जब भी बनता है तो एक NH2 ग्रुप और COH, ये दो ग्रुप जुड़े होते हैं, बाकी कार्बन की चेन होती है। तो कार्बन की चेन के अंदर अलग अलग अमीनो एसिड आ सकते हैं। तो प्रोटीन जब बनता है ऐसे बनता है, समझ गए? ये जो सिंपल एक आपको लीनियर स्ट्रक्चर दिख रही है इसको प्राइमरी प्रोटीन कहा जाता है। यहाँ पर ALA, GLY, VAL आदि अमीनो एसिड का सीक्वेंस है और यही प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर है मेरे भाई। ओके सर, समझ में आई बात? यस निधि, वेरी गुड मॉर्निंग भाई। तो ये प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर मैंने आप सभी को मेंशन कर दी कि भाई सिंपल होती है कि लंबी चेन होती है। ठीक है सर, प्राइमरी स्ट्रक्चर के मेन फीचर क्या है? देखो आपका यह प्रोटीन स्ट्रक्चर का सबसे पहला लेवल है, सबसे सिंपल लेवल का प्रोटीन प्राइमरी प्रोटीन होता है। अमीनो एसिड इसमें अरेंज होते हैं लीनियर चेन में, सीधी चेन में अमीनो एसिड अरेंज होते हैं। अमीनो एसिड को पेप्टाइड बॉन्ड जोड़ते हैं। ओके सर, और सीक्वेंस हमेशा N टर्मिनल से C टर्मिनल की दिशा में लिखी जाती है। देखो भाई दो टर्मिनल होते हैं, एक को N टर्मिनल कहा जाता है, एक को C टर्मिनल। अच्छा, इन दोनों का कंसेप्ट क्या है? दोनों का कंसेप्ट भी आपको डायग्राम के साथ में समझाऊंगा। अब ये मान लो कि जो आपका प्रोटीन है प्राइमरी प्रोटीन है, दो टर्मिनल, दो सिरे हैं, एक N टर्मिनल होता है, एक C टर्मिनल, दैट्स इट। अभी के लिए इतना समझ लो इस बात को। अमीनो एसिड सीक्वेंस जीन में उपस्थित न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस द्वारा निर्धारित होती है। मतलब कोई भी प्रोटीन है, उस प्रोटीन के अंदर कौन कौन से अमीनो एसिड होंगे ये डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी के अंदर कौन सा जीन है जो उस प्रोटीन को बना रहा है। अलग अलग जीन्स के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड से बनी हुई सीक्वेंस होती है उसके आधार पर अलग अलग अमीनो एसिड वाले प्रोटीन बनते हैं। वो आप जेनेटिक्स जब हम पढ़ेंगे तो जेनेटिक्स के अंदर आप अच्छी प्रकार से स्टडी करोगे। तो इसका मतलब है कि डीएनए होता है हमारी बॉडी में, डीएनए से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए फिर ये डिसाइड करता है कि कौन सा अमीनो एसिड बनाना है, और अमीनो एसिड से मिलकर के फिर आपका क्या बनता है? प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर सबसे पहले बनती है, यानी अमीनो एसिड एक सीधी रेखा के अंदर अरेंज हो जाते हैं। अब मेरे भाई ये प्राइमरी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई प्राथमिक संरचना जो है प्रोटीन की क्यों इंपॉर्टेंट है, हम क्यों पढ़ते हैं, ये तो बहुत ज्यादा फंक्शनल भी नहीं होती है, समझो। देखो प्रोटीन का अमीनो एसिड सीक्वेंस आगे बनने वाली पूरी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा फंक्शनल तो नहीं होती, मतलब प्रोटीन जब ऐसी स्ट्रक्चर में होता है तो काम तो बहुत ज्यादा नहीं करता, लेकिन आगे जब यही चेन फोल्ड होकर के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाएगी तब जितने भी फोर्स क्रिएट होंगे, जितने बल लगेंगे, जितने स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शंस होंगे, जो फंक्शन होगा, दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ने की शक्ति होगी, ये सारी बातें फिर इन सारी बातों की जानकारी आपको लेनी होगी। तो फिर से आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर आना होगा। यहीं आकर के आप सिंपली देख सकते हो कि कौन कौन सा अमीनो एसिड है और आगे चल के ये क्या क्या एक्शन करने वाला है। ठीक है सर, यानी इसका मतलब ये है कि अमीनो एसिड की सीक्वेंस के अंदर फोल्ड होगा, फोल्ड होने के बाद 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनेगी और फिर आपका फंक्शन क्या होगा वो आपको समझ में आएगा। तो शुरुआत यहीं से होती है। यदि प्राइमरी सीक्वेंस में म्यूटेशन हो जाए तो फोल्डिंग और फंक्शन दोनों बदल सकते हैं। अगर यहां पर मान लो कोई प्राइमरी सीक्वेंस में 6 प्रकार के अमीनो एसिड हैं
उनमें परिवर्तन आ गया, उनकी जगह पे दूसरे अमीनो एसिड आ गए, तो मेरा फंक्शन बदल जाएगा। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आपकी नष्ट भी हो सकती है या बदल सकती है, सारे काम बदल जाएंगे। तो प्राइमरी का ज्ञान नहीं होगा तो आप लोग जब आगे चल के प्रोटीन फोल्ड होकर के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाएगा, उसकी नॉलेज कैसे लोगे? ओके सर, समझ में आई बात? ये प्राइमरी इंपॉर्टेंट क्यों है? एग्जाम्पल देखो अब इस बात का, जैसे सिकल सेल हीमोग्लोबिन, सिकल सेल हीमोग्लोबिन, देखो एग्जाम्पल। देखो भाई, इसमें क्या होता है, जो बीटा ग्लोबिन चेन होती, ग्लोबिन क्या है? ग्लोबिन एक प्रोटीन है। बीटा ग्लोबिन चेन है ना, इसके अंदर एक अमीनो एसिड का परिवर्तन हो जाता है, इसमें ग्लूटामेट की जगह पे वेलिन आ जाता है। और इससे क्या हो सकता है? इससे फिर प्रोटीन की प्रॉपर्टी बदल जाती है और हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन अपना काम नहीं कर पाता। तो ये जो सिकल सेल आपकी हीमोग्लोबिन, ये जो बीमारी है ये बॉडी के अंदर हो जाती है। और इसमें, इस बीमारी में हमारी आरबीसी जो कि बेचारी ऐसी होती थी, वो आरबीसी हमारी बेचारी ऐसी हो जाती है। समझ गए बात को? सिर्फ और सिर्फ एक, तो प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ एक ही अमीनो एसिड होता था और इसकी जगह ये आ गया, बन गया काम। और कहां पे? प्रोटीन की जो बीटा ग्लोबिन चेन है उसमें। अब कहोगे सर ये अल्फा बीटा क्या चीजें, समझाऊंगा। ये फिलहाल याद रखो, ये बीटा ग्लोबिन जो है ये प्रोटीन है, प्रोटीन है। प्रोटीन के अंदर एक अमीनो एसिड बदल गया, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में अमीनो एसिड बदला, तभी तो उसके आगे की स्ट्रक्चर बदल गई, तभी तो उसके फंक्शन बदल गए। तो ऐसे मेरे भाई, इसलिए हमें प्राइमरी स्ट्रक्चर की स्टडी करना जरूरी है, ताकि हमें इन चीजों का पता लग सके। अब आ जाओ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये क्या है? देखो, जब पॉलीपेप्टाइड चेन, मतलब ये है कि जो पेप्टाइड बॉन्ड से आपका प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर बन गई, एक लंबी चेन बन गई, उसमें बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड है, तो हमने बोल दिया सर पॉलीपेप्टाइड चेन, बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड वाली चेन। उसके छोटे छोटे रीजन जब रेगुलरली फोल्ड होते हैं, मुड़ना शुरू कर देते हैं, उन्हें सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहा जाता है। यानी जो अभी तक सीधी चेन थी, उस सीधी चेन ने फोल्ड होना शुरू कर दिया। ठीक है, समझ गए बात को? हाँ, हंसिए के आकार की हो जाती है, बच्चा सही कह रहा, आरबीसी। तो उसने फोल्ड होना शुरू किया, फोल्ड होते ही साथ हम बोलेंगे भाई ये सेकेंडरी प्रोटीन है, ये प्राइमरी नहीं है। प्राइमरी सीधा लीनियर चेन होता है, लीनियर चेन में मुड़ाव आ गए, कुछ एंगल बन गए, कुछ एंगल पे बैंड हो गई वो, तो अब सेकेंडरी प्रोटीन बन गया। इसकी अब ये मुख्य तौर पे जो सेकेंडरी प्रोटीन है वो अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट और इसके अलावा टर्न एंड लूप्स, ये मुख्य रूप से इन संरचनाओं में पाया जाता है। बच्चे कहोगे सर ये क्या चीज है? देखो, मुख्य रूप से दो नाम सुनते हो, अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट। हेलिक्स मतलब हेलिकल, हेलिकल का मतलब होता है ऐसी थोड़ी कोयल जैसी संरचना, अगर वो आपकी चेन है ऐसी कोयल जैसी संरचना बना ले। बीटा शीटेड मतलब प्लेट जैसी होती है, अगर प्राइमरी जो आपकी चेन है वो प्लेट की तरह से कोयल हो जाए, प्लेट जैसी स्ट्रक्चर बना ले, तो ऐसा नाम दिया जाता है। टर्न्स एंड लूप्स, इस बात को अभी आते हैं, इस बात के ऊपर मैं बताऊंगा क्या मीनिंग, कैसे, बहुत सारी बातें डिस्कस करनी है भाई इस पे। देखो भाई, इन स्ट्रक्चर को मुख्यतः हम पेप्टाइड की बैकबोन के बीच बनने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेबलाइज करते हैं। मैंने कहा जो सेकेंडरी प्रोटीन है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, मेनली दो प्रकार के होते हैं, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट। ठीक है, या बीटा शीट बोलते हैं हम लोग। कैसे बनते हैं? अब ये जो बने हुए हैं, तो मैंने कहा प्राइमरी प्रोटीन की जो चेन है उसमें फोल्ड हुआ होगा, प्राइमरी प्रोटीन की चेन फोल्ड हुआ। अब मान लो कि सीधी चेन थी, ये सीधी चेन थी, अब ये फोल्ड हो गई, फोल्ड होकर के स्टेबल कैसे है, ये गिरती क्यों नहीं है? मेरे भाई इसके पीछे रीजन होता है, जो पेप्टाइड की बैकबोन है ना, या कह सकते हो आप लोग जो पेप्टाइड बॉन्ड से आपके कई सारे अमीनो एसिड बने हुए हैं, तो उनकी एक बैकबोन होती है जो पेप्टाइड से बनी होती है, तो उसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। यानी यहां पर इस बैकबोन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जिससे, अब ये कैसे होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, आपको थोड़ा टाइम रुक जाओ, डायग्राम से दिखाऊंगा, एग्जैक्टली आपके मस्तिष्क के अंदर इस बात को क्लियर करूंगा। आज के बाद प्रोटीन से संबंधित, उसकी स्ट्रक्चर से संबंधित कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। तो मेरे भाई अभी के लिए एक कंक्लूजन निकाल लो कि सर हाइड्रोजन बॉन्ड है जो इसको स्टेबल रखता है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड कहां कहां बनता है, डायग्राम से देखेंगे। अब देखो, मैंने स्ट्रक्चर बताई थी, एक अल्फा हेलिक्स बताई थी,
मैंने आपको सबसे पहले, और फिर इसके बाद में अगली स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी। यस, पहले से वो कंप्लीट कर लेते हैं, काफी आगे है क्योंकि इसके अंदर पूरी इंफॉर्मेशन मैं आप सभी को देने वाला हूं। अल्फा हेलिक्स जो है, एक एक चीज, न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस भी जो है ना, वो भी आपको बच्चे यहाँ पर सीखने को भी मिलने वाले हैं। ये डायग्राम वगैरह आगे आएंगे, या चलिए चलिए, तो अभी हम अपना इसी में फोकस करते हैं क्योंकि नेक्स्ट क्लास में होगा बीटा वाला, इसमें अल्फा ही पूरा हो पाएगा हमारा। ये अल्फा हेलिक्स, यहां पर आगे हम लोग पहली टाइप, इसके विषय में, इसके स्ट्रक्चर से संबंधित ईच एंड एवरीथिंग आज आप लोग पढ़ने वाले हो। देखो भाई, तो ये सेकेंडरी प्रोटीन जो होता है उससे एक टाइप होती है अल्फा हेलिक्स। क्या है इसमें? सबसे पहले यह समझिए कि अल्फा हेलिक्स कोई अलग से मॉलिक्यूल नहीं है। कई बार बच्चे बोलते हैं सर प्रोटीन में ये अल्फा हेलिक्स कौन आ गया सर? कोई नहीं है भाई, ये सेकेंडरी प्रोटीन की एक टाइप है, अलग मॉलिक्यूल नहीं है। बल्कि प्रोटीन की जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ना, उसके फोल्ड होने से एक विशेष तरीके का प्रोटीन बनता है, वही है। या अब ऐसा कह दो, सेकेंडरी प्रोटीन जो है उसके अंदर जो अमीनो एसिड की चेन जो होती है वो फोल्ड होती है, तो फोल्ड होने का एक तरीका है, उस तरीके को हमने एक नाम दे दिया, बोला ये तो अल्फा हेलिक्स तरीका है, इसलिए बोल दिया सेकेंडरी प्रोटीन की एक टाइप है अल्फा हेलिक्स। ये प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है। कल्पना कीजिए कि आप, अब देखो, अभी इस बात को मैं तुम्हारे घर की भाषा में समझाता हूं, घर की लैंग्वेज में समझाता हूं मेरे भाई, ताकि याद रहे। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक लंबी फ्लेक्सिबल रस्सी है। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक लंबी फ्लेक्सिबल रस्सी है और आप इसे किसी पेंसिल के चारों ओर घुमाते हैं तो रस्सी एक कॉइल या स्पाइरल बन जाती है ना। लगभग इसी प्रकार से जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ना, वो भी बैकबोन कॉइल होकर अल्फा हेलिक्स बनाती है, वो भी एक बैकबोन के चारों तरफ घूम के अल्फा हेलिक्स बनाती है। सेम टू सेम एज इट इज होता है काम। अब तो याद होगी ना बात, अल्फा हेलिक्स क्या है। अब आ जाओ, अब भाई ये जो मैंने बार बार कह रहा हूं कि पॉलीपेप्टाइड की जो बैकबोन है ना, इसको समझना पड़ेगा। अल्फा हेलिक्स जो स्ट्रक्चर है ना, उसके बनने की से पहले एक बार ये पॉलीपेप्टाइड की बैकबोन जो है ना, इसको अंडरस्टैंड कर लो। अल्फा हेलिक्स का आइडिया दे दिया मैंने, एक बैकबोन बना करके, और हेलिक्स के फॉर्म में, ऐसे सर्कुलर फॉर्म में, ऐसे स्पाइरल फॉर्म में बन जाती है, तो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर आप लोग बोलते हो। लेकिन भाई एक बार समझो ये बैकबोन का क्या लॉजिक है। अभी हम आप कहोगे सर आपने जो एग्जांपल दिया उसमें आपने कहा एक रस्सी है एक पेंसिल है। सर यहां तो हमें रस्सी रस्सी दिख रही है अमीनो एसिड की बनी हुई जो कोइल हो रही है, ये पेंसिल की जगह पे सपोर्ट कौन करता है? ये पेंसिल ने जैसे रस्सी को बैकबोन दी है सर, यहां पर बैकबोन कौन दे रहा है? आ जाओ मेरे भाई, वही बताता हूं। ठीक है, देखो भाई समझिए, प्रोटीन जो है ना कई प्रकार के अमीनो एसिड से मिलके बनते हैं। ठीक है सर, बच्चा बच्चा जानता है ये बात। अमीनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है, NH2 इधर होता है, COH, और फिर ये कार्बन की चेन होती है। जब अमीनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं तो एक लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। ठीक है सर, बच्चों वाली बात है, हमें पता है। इस चेन में बार बार एक पैटर्न रिपीट होता है। क्या पैटर्न रिपीट होता है सर जी, वो तो बताओ। देखो जैसे यहां कुछ सिमिलरिटी दिख रही है आपको, यहां पर देखो जैसे, देखो जैसे एक ये यूनिट, एक ये यूनिट देखो, एक ये यूनिट देखो, बार बार मेरे भाई एक पैटर्न रिपीट हो रहा है सर यहां पर। यस या नो? यस या नो बताओ, एक पैटर्न रिपीट हो रहा है ना मेरे भाई? बोले हाँ सर, ये पॉलीपेप्टाइड चेन ऐसी ही तो होती है। मतलब एक तरफ आपका NH2 ग्रुप होता है, एक तरफ COH ग्रुप होता है, बीच में सर आपकी ये कार्बन की चेन है। यहां भी ऐसी तो सर बहुत सारी ऐसी यूनिट रिपीट होती हैं। ओके सर, इसी रिपीटिंग जो मेन चेन है ना, इसी रिपीटिंग को हम पॉलीपेप्टाइड बैकबोन बोलते हैं। ये जो रिपीटिंग स्ट्रक्चर आपकी बन रही है ना, इसको बैकबोन बोला जाता है। बैकबोन बोलते हैं सर इसको, ठीक है सर। आगे, जब यही बैकबोन स्पाइरल रूप से फोल्ड हो जाती है तो हम इसको अल्फा हेलिक्स बोलते हैं। यही बैकबोन है, यही फोल्ड हो जाती है, बीच में कुछ नहीं है, यही है सब कुछ, यही बैकबोन है, यही फोल्ड होके स्पाइरल सांप के जैसी बन जाती है। अब सर ये खड़ी कैसे रहती, गिरती क्यों नहीं? स्पाइरल होने के बाद भी टूटती क्यों नहीं?
सीधी क्यों नहीं होती, इसका रीजन जानने की कोशिश करो। तो अभी देखते हैं हम लोग। ये तो ठीक है सर, हमने देख लिया। आ जाओ। हाउ इज स्पाइरल स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन एन अल्फा हेलिक्स। अब बात आती, पहले हमने समझ लिया ना बैकबोन किस चीज को बोल रहे हैं, कोई अलग चीज नहीं है। अब देखते हैं कि कैसे बनती है। देखो, पॉलीपेप्टाइड चेन बिल्कुल सीधी और रिजिड नहीं होती। पॉलीपेप्टाइड चेन जो है बिल्कुल सीधी, और ऐसा नहीं कि बिल्कुल मजबूत है, मुड़ेगी नहीं, ऐसे नहीं होती। इसके बैकबोन में कुछ बॉन्ड आसपास के रोटेशन संभव होता है। मतलब ये है सर, जो भी ये पेप्टाइड बॉन्ड बने हुए हैं इस बैकबोन के अंदर जगह जगह पे जो बॉन्ड बने हैं ना, तो कुछ कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां से रोटेट कर सकती है, जहां से रोटेट कर सकती है। रोटेशन संभव है। और रोटेशन जो होते हैं ना, रोटेशन दो प्रकार के होते हैं। एक जगह पे रोटेशन, एक रोटेशन होता है उसको हम फाई एंगल बोलते हैं, और एक को हम लोग यहां पर साई एंगल बोलते हैं, फाई और साई। ठीक है, फाई और साई। जो ये नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में रोटेशन जब होता है, इस कार्बन की जो चेन है आपकी, इस चेन के अंदर नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में रोटेशन होता है, जब कोइल होती है, वो चेन मुड़ती है, उसको हमारे द्वारा फाई एंगल बोला जाता है। और कार्बन कार्बन के बीच जब ये एंगल बनता है तो उसको साई एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, साई एंगल कहा जाता है सर। तो ये फाई एंगल और साई एंगल दो प्रकार के होते हैं। तो ऐसे एंगल बैंड होना पॉसिबल है। इन बॉन्ड्स के आसपास निश्चित प्रकार का रोटेशन होने से पूरी चेन धीरे धीरे कोइल हो जाती है। प्रोसेस क्या है भाई, प्रोसेस ये कि सबसे पहले स्ट्रेट पॉलीपेप्टाइड चेन थी आपके पास, बैकबोन में रोटेशन हुआ, कोइल बनी और अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बन गई। लेकिन सवाल आता है कि चेन कोइल बनकर टिकी कैसे रहती है। टिकी रहती है मेरे भाई, सबसे मेन होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। बार बार कहता हूं, पेपर में तुम्हारे पहले आ चुका है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड पे अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये कोइल तो होगी, टिकी कैसे रहेगी, गिरेगी क्यों नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड है। अभी हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बना हुआ, कहां बना हुआ है, डायग्रामेटिकली समझाऊंगा आपको। ठीक है, अब ये जो अल्फा हेलिक्स आपकी स्ट्रक्चर है ना, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर की पहली टाइप है अल्फा हेलिक्स, इसको हम लोग राइट हैंडेड क्यों कहते हैं, इसको बोलते हैं कि राइट हैंडेड होती है या राइट हैंडेड कोइल होता है। इसका मतलब है कि देखो, कोई भी एक ये रस्सी है सीधी, अब ये रस्सी है ना, कोइल होने के दो तरीके हैं। एक तो रस्सी कोइल हो सकती है आपका राइट हैंडेड, समझ रहे हो बात को, एक तो राइट हैंडेड हो सकती है सर, मतलब ऐसे कोइल हो सकती है, और एक ऐसे भी कोइल हो सकती है, जिस भी तरफ से, राइट साइड की तरफ कोइलिंग हो या लेफ्ट साइड की तरफ। तो इसलिए अल्फा हेलिक्स जब बनता है ना, अल्फा हेलिक्स टाइप जब बनती है, तो इसमें क्या होता है, आपका मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोटीन, जितने भी हमें प्राकृतिक रूप से प्रोटीन मिलते हैं, उनमें अल्फा हेलिक्स जो स्ट्रक्चर है वो राइट हैंडेड होती है, क्योंकि राइट तरफ कोइल होता है। मतलब ये है, अगर हेलिक्स को उसके एक्सिस के अलोंग देखो तो चेन का जो घुमाव है वो राइट हैंड स्क्रू जैसा दिखेगा। और जब स्क्रू को क्लॉकवाइज घुमाने पर जिस प्रकार वो आगे बढ़ता है ना, उसी प्रकार ज्योमेट्री को राइट हैंडेड हेलिक्स कहा जाता है। नहीं, एक जो स्क्रू ड्राइवर होता है ना, पेंच कसते हैं, उसको जैसे क्लॉकवाइज जब हम घुमाते हैं, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी जिस दिशा में चलती है, जब ऐसे घुमाते हैं ना, ऐसे, तो देखो पेंच कैसा दिखता है आपको, सेम वैसे ही अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर आपको दिखती है। इसलिए इसको राइट साइडेड बोला जाता है, या आपको राइट हैंडेड बोला जाता है। प्रोटीन में मुख्य रूप से एल अमीनो एसिड पाए जाते हैं, और उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री के कारण राइट हैंडेड अल्फा हेलिकल एनर्जेटिकली अधिक फेवरेबल होती है। ठीक है सर, इसलिए एल अमीनो एसिड राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स इज मोस्ट स्टेबल, और लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिकल थ्योरेटिकली पॉसिबल है, लेकिन सामान्य प्रोटीन में बहुत कम मिलते हैं मेरे भाई। ठीक है, लेफ्ट हैंडेड जो अल्फा हेलिक्स है थ्योरेटिकली पॉसिबल तो है, लेकिन नेचुरली जो हमारे पास है वहां पे बहुत कम पॉसिबल होता है। समझ गए बात को। ओके सर, अब मुझे एक बात बता दो, ये एल अमीनो एसिड क्या चीज है, बस मुझे ये बता दो। ये आप लोग बता दोगे तो काम हो जाएगा। एल अमीनो एसिड हम लोग किसके लिए टर्म को यूज करते हैं मेरे भाई, एल अमीनो एसिड टर्मिनोलॉजी बता दो किसके लिए यूज की जाती है। एल अमीनो एसिड बताओ। देखो भाई, आप लोगों ने ये एक कंसेप्ट पढ़ा होगा, मैं भी आपको पढ़ाऊंगा, एक यूनिट आएगी अलग से, फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन, तो फिशर प्रोजेक्शन ने आपको जो ये मॉलिक्यूल्स है ना,
इन मॉलिक्यूल्स के नामकरण करके बताया था, नेमिंग बताई थी, किसी के साथ एल लगाया था, किसी के साथ आर लगाया था, तो उसके हिसाब से यहाँ पर उन्होंने कुछ अमीनो एसिड है एल लगाया था। तो लेफ्ट ये आपके एल अमीनो एसिड जो होते हैं ये आपके राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स के अंदर जो स्टेबिलिटी होती है वो इसके कारण होती है आपकी। ठीक है सर। तो प्रोटीन में मुख्य रूप से एल अमीनो एसिड ही पाए जाते हैं और उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री के कारण, मतलब उनकी जो स्ट्रक्चर है उसके कारण राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स जो है वो एनर्जी के हिसाब से ज्यादा फेवरेबल होता है। ठीक है सर। और जो बात जहां बात तुम्हारा मस्तिष्क कहे कि यार ये बात समझ में नहीं आ रही कि यार क्या चीज है, थोड़ा सा पेशेंस रखना बच्चे, थोड़ा सा इंतजार करना। हो सकता है क्या मैं जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपको सिखा रहा हूं, जब मैं आपको क्वार्टरनी पे पहुंचूंगा तो आपको ये बात और बेटर क्लियर होएगी, क्योंकि वहां तो इन सब का दोबारा से यूज होगा, लेकिन अभी तो आपका यही चल रहा है, इसी को बेटर तरीके से समझो। अब आप एक चीज लिखे देखते हो, जब भी ये अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर पढ़ते हो ना, तो एक पॉइंट लिखा आता है कि भाई 3.6 अमीनो एसिड रेजिड्यूज पर टर्न मीन्स। आपको लिखा मिलता है जब भी आप अल्फा हेलिक्स टाइप पढ़ते हो, प्रोटीन की जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है मेरे भाई, उसमें आप एक टर्म पढ़ते हो कि भाई इसके अंदर 3.6 अमीनो एसिड रेजिड्यूज होते हैं एक टर्न में। अगर कोइल हो रहा है तो एक कोइल में, एक टर्न में 3.6 अमीनो एसिड रेजिड्यूज होते हैं। कहोगे सर ये क्या मतलब आ गया, ये लाइन आप लिखी देखोगे पेपर में क्वेश्चन आएगा, स्टेटमेंट दे देगा चार, एक स्टेटमेंट ऐसी दे देगा, बोलो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के विषय में। अब तुम्हें कितनी भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर आती हो, ये देखो जब तक नहीं पढ़ा हुआ कैसे बताओगे। यानी एक टर्न में 3.6 अमीनो एसिड रेजिड्यूज का क्या मतलब है, समझो इस बात को। देखो भाई ये आपके ये CSIR नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखो अल्फा हेलिक्स में जो चेन है वो स्पाइरल के रूप में घूमती है, और एक पूरा 360 डिग्री का जो रोटेशन है उसको हम एक कंप्लीट टर्न बोलते हैं। इस एक कंप्लीट टर्न में लगभग 3.6 अमीनो एसिड के रेजिड्यूज होते हैं। यह रेजिड्यू का मतलब है प्रोटीन चेन में जुड़ा हुआ अमीनो एसिड की बात हो रही है। तो एक कंप्लीट टर्न में 3.6 अमीनो एसिड रेजिड्यू यानी 3.6 अमीनो एसिड होते हैं मेरे भाई। तो इसलिए हम बोलते हैं कि 3.6 अमीनो एसिड रेजिड्यू होते हैं किसमें, अल्फा हेलिक्स में। ये संख्या भी बता दी हमने, एक पूरे चक्कर में कितने अमीनो एसिड, 3.6। फिर इस बात का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ अगर पहला अमीनो एसिड किसी पोजीशन पे है तो लगभग 3.6 अमीनो एसिड के बाद में हेलिक्स एक अपना पूरा चक्कर कंप्लीट कर लेगा, है ना। तो नाउ द एंगल कैन बी कैलकुलेटेड, अब एंगल निकाल सकते हो भाई। एक बार बताओ, एक पूरा चक्कर यानी 360 डिग्री और 360 डिग्री, और इसमें टोटल अमीनो एसिड कितने, 3.6। तो अगर आप देखोगे तो लगभग एक अमीनो एसिड कितने डिग्री पे है, लगभग लगभग 100 डिग्री पे, लगभग लगभग 100 डिग्री पे एक अमीनो एसिड आपका। ये इस एक पूरे राउंड की बात हो रही है। इसलिए प्रत्येक सक्सेसिव अमीनो एसिड, इसलिए प्रत्येक अगला अमीनो एसिड पिछले अमीनो एसिड की तुलना में लगभग 100 डिग्री रोटेट होता है। एक अमीनो एसिड फिर दूसरा 100 डिग्री पे रोटेट होगा, उससे अगला फिर 100 डिग्री पे रोटेट होगा, ऐसे 100 डिग्री पे रोटेट होके अपनी एक कोइल बनी हुई है, एक स्पाइरल बना हुआ है। समझ में आई कि नहीं आई बात मेरे भाई, बताते रहो एक बार यार, बताओगे देखो तो अच्छे से पढ़ा पाऊंगा, नहीं तो देखो फिर सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये जो टर्न बनी हुई है, ये जो घुमाव बना हुआ है, कितने डिग्री पे घूमता है, हर अमीनो एसिड 100 डिग्री पे घूमता है। ऐसे करके 3.6 अमीनो एसिड होते हैं और 360 डिग्री पे एक पूरा सर्कल बन जाता है, मतलब जो आपकी ये 360 डिग्री पूरा सर्कल ये बन जाता है ऐसे। ओके सर, ठीक है। अब फिर लिखा जाता है कंप्लीट जो एक टर्न है ना उसकी लंबाई 5.4 एंगस्ट्रम होती है। अब इसका मतलब समझा दो सर, इसका क्या मतलब है। मैंने कहा एक पूरी टर्न, एक पूरी लंबाई की जो टर्न है ना मेरे भाई 5.4 एंगस्ट्रम लंबाई की होती है, एक टर्न की लंबाई है। अल्फा हेलिक्स केवल घूमती नहीं है बल्कि घूमते हुए ऊपर और आगे ही बढ़ती है। हेलिक्स के एक कंप्लीट टर्न में एक्सिस के अलोंग जितनी दूरी तय की जाती है उसे कहा जाता है मेरे भाई, ये क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पिच। और पिच जो है, जो पिच होती है किसी भी अल्फा हेलिक्स में 5.4 एंगस्ट्रम होती है। भाई एक बार बताओ, ये एक्सिस है, क्या ये अल्फा हेलिक्स जो चेन है वो एक ही जगह पे घूम रही है क्या, नहीं सर, वो पहले यहां थी,
तो अब थोड़ी आगे बढ़ के यहां पहुंच गई। तो ये जो पहले की तुलना में जितनी दूरी तय करती है, हर चक्कर में जितना आगे बढ़ती है, उसको पिच कहा जाता है, और इसकी लंबाई होती है अल्फा हेलिक्स में 5.4 एंगस्ट्रॉम। नैनोमीटर में लिखोगे इसको तो 0.1 नैनोमीटर के आसपास आप बोलोगे। इसलिए ये ध्यान रखना, दोनों लिखी जा सकती है। यानी अल्फा हेलिक्स का एक पूरा टर्न बनाने पर चेन अल्फा हेलिक्स के लगभग 5.4 एंगस्ट्रॉम आगे बढ़ जाती है। ये इसका कंक्लूजन है। बताइए, समझ में आई बात मेरे भाई? चलिए सर, तो भाई ये था अपना कंसेप्ट। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आज यहां तक करते हैं। इसके बाद जो एडवांस चीजें और हम शुरू करेंगे, इन सब के रीजन भी दूंगा आपको। जो मैंने अभी तक पढ़ाया पूरा रिसर्च बेस्ड तक कंसेप्ट करेंगे शानदार तरीके से। बस आप लोग शॉर्ट टेम्पर से मत आना, शॉर्ट टर्म सोच के मत आना। जहां पर भी आपको लगे कि सर यहां समझ में नहीं आ रहा, तो इंतजार करो, धैर्य रखो। आपके सिलेबस ऐसे है जहां पर एक एक टॉपिक आपका 4-4 जगह पे आएगा, 4-4 यूनिटों के अंदर आएगा। तो इसलिए तब तक का इंतजार करो, एमसीक्यू प्रैक्टिस का इंतजार करो। हर यूनिट के बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, रिसर्च बेस वाले भी, विदाउट रिसर्च बेस वाले, सारी प्रकार के एमसीक्यू प्रैक्टिस करने मेरे भाई अलग अलग आपको बोल के करवाऊंगा। लेकिन कंसेप्टों में अपना योगदान पूरा रखो। तो आज यहीं तक रखते, मिलते बच्चे आप सभी से अगले सेशन में। जय हिंद भाई।